बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आज का दिन हमारे साथ कम से कम अगले 2 घंटे के लिए गुजारने वाले हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। ये अर्मिला हसन है, मैं इमरान हसन हूँ और मंडे का आगाज हो ही चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगले जो 5 दिन है हम और हम साथ साथ हैं। हम ऐसे साथ साथ हैं कि आप फिक्र ही ना करें। 2 घंटे हम आपके साथ हैं। जिक्र भी ना करें, फिक्र ना करें। सही बात है। मंडे को बड़ी टेंशन होती है हर पाकिस्तानी को, वैसे तो हर पाकिस्तानी के अलावा वैसे भी लोगों को होती है कि अभी 5 दिन रहते हैं हफ्ते के, मतलब वीकेंड आने में मतलब 5 दिन। ये सोच के बंदे को कुछ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं नाज़रीन, हम भी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान मैच हार गया। कल हमें लगा कि हमारा वीकेंड बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अरसे के बाद हम 5-0 से एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन से एक सीरीज़ जीतेंगे, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर, जो हमारा बैटिंग टॉप ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि बहुत दिखा दी हमने आपको सुहाने सपने, अब बस करें और ख्वाब खरगोश से बाहर निकले। हम आपको बताते हैं कि हम पाकिस्तान टीम है। तो हम कल मैच हार गए। पाकिस्तान की टीम बुरा नहीं खेली, लेकिन बहुत अच्छा नहीं खेली। कल न्यूजीलैंड की टीम डेफिनेटली अच्छा खेली और पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम साहब रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं इस वक्त, और उनकी जो इस वक्त शान है उसमें मुसलसल क्रिकेटिंग शान जो है उनकी, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल उन्होंने एक और ट्रॉफी उठाई पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को 5 मई 2023 को तारीख में नंबर 1 टीम बनाया। ये वनडे की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ सिर्फ 48 घंटे के लिए, लेकिन हुआ बिल्कुल हुआ। 5 मई 2023 को तारीख आपने याद रखनी है। तारीख में पहली बार वनडे में पाकिस्तान भी आपने याद रखनी है कि 7 मई को फारिग यार आप खुश होने दे यार, बाबर की बात हो रही है। खुश हो यार, ऐसे बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। नंबर 1 जो पोजीशन हासिल करने का एजाज जो है वो पाकिस्तान को हुआ। तहम बाबर आजम की 9 साल कबल यानी इसी रोज 5 मई को 2014 को ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें बाबर ने लिखा था, शुक्र है अल्लाह का कि मैं पाकिस्तान के कैंप के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। पाकिस्तान की जो कंडीशनल समर कैंप था 8 मई से शुरू हो रहा है। इस हवाले से भी और बाबर आजम का जो करियर था वो 5 मई उनकी जो करियर में बड़ा इंपॉर्टेंट एक कहले मंथ है। और कल भी जिस तरह से हमने बात की 5 मई को उनकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में नंबर 1 रैंकिंग पे आया और ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ है। बाबर आजम ने 99 मैचेस के अंदर 5000 रन कंप्लीट किए थे, द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर 100वां वनडे उन्होंने कल खेला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैच से कबल बाबर आजम की 2015 में पहले किए गए मैच की वीडियो भी एक शेयर की गई, जिसमें उन्होंने वनडे मैचेस में अपना डेब्यू किया था। एंड बाबर आजम आई थिंक इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू पाकिस्तान इन लास्ट 20-30 इयर्स इन क्रिकेट। बेहतरीन जो प्लेयर हमें मिले हैं, सिर्फ हमें नहीं मिले, दुनिया क्रिकेट को मिले हैं, बिकॉज यूनिवर्सल स्पोर्ट और पूरी दुनिया इसको देखती है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं। 100 उन्होंने पिछले मैच में स्कोर किया, कल नहीं चल सके, और कल जब बाबर नहीं चले तो टीम का पहिया भी नहीं चला, जो हमेशा से एक चीज़ मौजूद है। बहरहाल बाबर आजम ने अनगिनत रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि अपने नाम कर चुके हैं। वनडे क्रिकेट में सेंचुरी मुकम्मल होने पर पीसीबी ने उनके हवाले से एक फहरिस्त शाये की, जिसके मुताबिक बाबर आजम अपने पहले 25 वनडे मैचेस में किसी भी बैटर से ज़्यादा 1306 रन बनाने वाले और कम से कम 97 इनिंग्स में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का एजाज़ रखते हैं। इसी तरह जो वनडे मैचेस की तारीख है, वाहिद बैटर हैं जिनकी वनडे में एवरेज 59.85 रही है वनडे मैचेस में अब तक। ये एहसास सिर्फ बाबर आजम के पास है। ही इज वन एंड द ओनली विद दिस एवरेज। बिल्कुल, बतौर कैप्टन भी 20 वनडे मैचेस में बाबर आजम की जो एवरेज है वो किसी भी कप्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा यानी 75.17 रही है, जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली है जिनकी औसत पे जो बेहतर है वो 72 जो 65 रही है। बाबर की जो 18 वनडे सेंचुरीज के मैचेस में 14 मैचेस में पाकिस्तान को फतह मिली है, 3 में शिकस्त, जबकि 1 मैच टाई हुआ है। और इसके साथ साथ इनके रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो कप्तान बाबर आजम वो वाहिद बैटर हैं जो 2 मरतबा 3 लगातार वनडे सीरीज भी जीत चुके हैं, सेंचुरीज बना चुके हैं। तो बड़े एजाज़ात हैं जी। 2019 के वनडे में वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम ने बतौर पाकिस्तानी बैटर 474 रन बनाए। इससे कबल किसी एक वर्ल्ड कप में इतने रन बनाने का एजाज किसी बैटर को हासिल नहीं है। बाबर आजम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाती टीम के हवाले से अगर बात करें तो इसमें भी शामिल थे। 2020 में बाबर ने पाकिस्तान के वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया।
2022 में बाबर ने सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अपने नाम किया। बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिन्हें ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज भी हासिल है, उससे भी इनको नवाजा गया। सो बाबर हैज अ लॉट इन हिज बकेट, आई मीन इन सच अ यंग एज। शायद ही दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा बैटर आया हो, और जितनी मेहनत बाबर ने की अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं कुछ दिन पहले इनके भाई का एक वीलॉग देख रहा था ईद के ऊपर, जिसमें ये अपने पुराने घर गए तो इनके छत के साथ एक कुंडा लगा हुआ है, और उस कुंडे की तरफ इशारा करते हुए इनके भाई ने बताया कि ये वो है जिसके साथ रस्सी बांध के बॉल बाबर बांधते थे, दीवारों के आसपास हम मैट्रेस रखते थे और ये पूरी रात इस पे नॉकिंग करते थे छत के साथ बॉल बांधकर, उस वक्त जब ये अपने पुराने घर में लाहौर में रहते थे। एंड इमेजिन नाउ माशाल्लाह 7-8 साल के अंदर, तो मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। He is king for a reason, he is king for a reason, और हम बाबर को हमेशा से हम समझते हैं और इनफैक्ट पूरी दुनिया समझती है he is the best फॉर नाउ, और इंशाल्लाह सब लाहौर वाला कुवता पड़े, नजर कोई ना लगाए। आगे बहुत सारे मैचेस खेले, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, ये सारी चीजों में बाबर को कोई नजर ना लगाए, भी नजर ना लगाए, नहीं कोई नजर ना लगाए फिलहाल, नहीं सब दूर रहे, बाबर को अपना करियर बनाने दे। वैसे ये भी उनकी बहुत अच्छी बात है कि ही इज वेरी फोकस्ड, वो फोकस्ड है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो लेट्स सी आगे जाके पाकिस्तान की जो इनकी कैप्टनसी में कैसे परफॉर्म करता है। बाबर की तो हमने आपको पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड बताया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले कि बड़ी खबर की जानिब जाए, कल एक बड़ा अहम दिन कराची के लिए था, ज़िमनी इंतखाब यहाँ पे जो लोकल बॉडीज थे उसका इनेकाद किया गया, एंड एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी सर फहरिस्त रही, उसने 7 सीटें जीती आउट ऑफ 11, और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही, जबकि तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही। इस तरह इस वक्त जो लीडिंग पोजीशन है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 98 सीट्स के साथ इस वक्त जमात इस्लामी की है, और 89 सीट्स के साथ पीपल्स पार्टी की है, और 89 सीट्स के साथ जमात इस्लामी की है, और इस तरीके से पीपल्स पार्टी नाउ इज इन अ पोजीशन। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि तकरीबन 42 सीटें तहरीक इंसाफ की भी हैं। तो अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिल जाते हैं तो वो कराची में हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को कहा है कि अगर आपको डिप्टी मेयर चाहिए तो हमसे रब्ता करें। क्या बात है, सियासत में बड़े ट्विस्ट हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, हाँ आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। प्रोग्राम में आपको पता है कि वही बातें हैं, लेकिन कुछ उसको ट्विस्ट करके हम बता देते हैं। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 2 साल से सियासी अदम, हंसे नहीं सीरियस बात है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार। अच्छा ठीक है, इलेक्शन के मामले में जी सियासी जमातें आपस में जो कहले दस्तों गिरफ्तार हैं, मामलात अदालतों में हैं, पार्लिमान का जो महाज है, पार्लिमानी महाज है, वो भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। 14 मई के इंतखाबात को लेकर हफ्ते के रोज PTI ने रैलियां निकाली, तहरीक इंसाफ ने आइन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया और कहा कि 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइंदा हफ्ते फिर हम सड़कों पे होंगे, और 14 मई तक पंजाब भर में जलसे भी करूंगा, ऐसा कहा खान साहब ने। हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए खान साहब ने यह भी कहा था कि इलेक्शन तक चैन से नहीं बैठेंगे, आवाम में निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करूंगा, ये भी खान साहब ने कहा। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पंजाब में जो कह ले बड़ा भाई नहीं है, चारों सूबे बराबर हैं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। आपने जो कहा ना कि इमरान खान ने कहा है कि सड़कों पे निकल के, अब ये बात शहबाज साहब तो कहने से रहे कि मैं सड़कों पे निकल के, करना पड़ता है, इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। वजह है कि शहबाज साहब इस पोजीशन में नहीं है कि सड़कों पे निकल के जलसे करें, अभी फिलहाल नहीं है। खैर मंसूबे के तहत जी ये आपको शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी मंसूबे के तहत यहाँ पे 100 मोटो लिए जाते हैं, हमने तमाम किरदारों को बेनकाब किया है। साजिश के तहत 2018 में इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता, अपने दायरे में रहकर पार्लियामेंट अपना हक मनवाएगी। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब मंजर आम पर आए, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ यस्टरडे। एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाब पर अमल करना है तो करना है, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है, फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी फ़ैसला ही होता है। और साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सियासी जमातें हैं इनके मुज़ाकरात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सियासी जमातों को एहसास है कि
आइन की पासदारी करना उनकी भी जिम्मेदारी है। आइन की पासदारी के लिए जो सियासी जमातें हैं उनकी सपोर्ट में मौजूद है, बसूरत दीगर हमारा फैसला मौजूद है। और दूसरी तरफ ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें उन्होंने भी कहा कि हर फैसले की एक इखलाकी अहमियत होती है, महज एग्जीक्यूटिव हम डिसीजन नहीं ले सकते बीइंग सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ी अहम कल अपीयरेंस थी चीफ जस्टिस की। और दूसरी जानब जो सिफारती सरगर्मियाँ हैं वो भी जारी हैं। चीनी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं और अफगानी वज़ीर ख़ारिजा हैं सैफ फ़रीक़ी मुज़ाकरात के लिए वो भी पाकिस्तान में, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। बिल्कुल, पाक चीन अफगान जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं सियासी कशीदगी पर। जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भी बोले, उन्होंने जोर दिया है कि सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें ताकि पाकिस्तान जो है मौशी और दाखिली सतह पर आगे बढ़ सके। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से उनकी भी मुलाकात हुई है, जिसमें आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात है उसके लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा भी किया है। और आर्मी चीफ ने सी पैक के लिए भी मुकम्मल हिमायत का वादा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए भी चीन के साथ उन्होंने भी कहा है और अज़्म का अदा किया है। और आसिम जो हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बात करें और कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की भी उनके दफ्तर में मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, मुलाकात में इलाकाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज्म पर बात हुई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए दोनों ब्रदर हमसायों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात के लिए हमने ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को मदऊ किया है। अला सुब जरा उनका तजिया भी जानते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो अब क्या सोचे। बिग साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द पेशेंस बाय द वे। इनफैक्ट वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर, दैट्स व्हाई यू हैव टू वेट अ बिट। सबसे पहले हम जरा ये जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट है इस पे भी, बल्कि उससे भी पहले आई थिंक सिंस यू बीइंग कराची आइट, आपसे जरा कराची की ज़िमनी इंतखाब पे बात कर लें। आपने ऑब्जर्व किया होगा वंस अगेन पीपल्स पार्टी इज लीडिंग द साइड और ऐसा लगता है कि अब वो अपना मेयर लाने की पोजीशन में है। आप बीइंग एक्सपर्ट एंड देन बीइंग अ कराची के सिटीजन कैसे देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को? देखें, ये एक बड़े अरसे से इलेक्शन ड्यू थी, अब फाइनल हो गए, आज डेट हुई है और उसमें सिंगल पार्टी अगर मेजॉरिटी देखें तो वो तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन नंबर 2 जमात इस्लामी और फिर पीटीआई है। अब प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी वांट देयर ओन मेयर और ये सारी जद्दोजहद उन्होंने इसीलिए की है जो भी किया, दे हैव वन द सीट्स। और प्रॉब्लम ये है कि ये जमात इस्लामी भी चाहती है अपना मेयर लाने के लिए। अब अगर पीपल्स पार्टी लाती है तो जमात में हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू डिप्टी मेयर, जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो पीटीआई के साथ जाते हैं तो उसमें यह है कि देन दे कैन हैव देयर ओन मेयर और डिप्टी मेयर पीटीआई का हो जाएगा। लेकिन हुकूमती पार्टी की तरह के फ़ायदा ये होगा कि उनको फंड भी मिलेंगे, उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपना काम भी कर सकेंगे। लेकिन जो काम वो करना चाहते हैं वो एज ए डिप्टी मेयरशिप लेके वो काम नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल में बेहतर उनके लिए यही होगा कि ये पीटीआई के साथ मिलें और अपना काम करें, ताकि फिर ये कराची में अगर ये चेंजेस लाना चाहते हैं, लोगों ने इनको वोट भी दिया है, तो वो काम करके दिखाएं। जो कि पहले इनके नेमतुल्लाह होते थे जनरल मुशर्रफ के वक्त में, ही डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, आई स्टिल रिमेंबर। तो अब डिपेंड ये करता है कि ये कितने लालच में हैं, इनको पीपल पार्टी के आके फंड ज़्यादा मिलेंगे, उधर रह के मेयर होगा और अपना काम करेंगे। सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी, लेट्स सी व्हाट हैपन। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है यही है कि अल्टीमेटली जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से मिल के अपना डिप्टी मेयर लाएंगे और फिर ये काम चलाएंगे। ओके। अच्छा बगैर साहब, दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, कल उमर अता बंदियाल साहब ने भी एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि आइन में ये बहुत क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और आइन की पासदारी के हवाले से उनका बड़ा क्लियर स्टांस था। पर अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से जो ये स्टेटमेंट आई है कि जिस तरह से भी मामला हैं, इलेक्शन हम सिर्फ पंजाब में नहीं करा सकते, बस सारे सूबों में इकट्ठे इलेक्शन होना होंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये बड़े अरसे से जारी है, इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ये कब जो कह लें किसका कोई दरमियाना रास्ता निकलेगा और सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे? देखें, सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक इलेक्शन होनी चाहिए, जो मैं भी कहता हूँ चलें कि ठीक है जी इकट्ठे करा लें, देन यू हैव टू कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करें ना पीटीआई के साथ, ऑपोजिशन के साथ। उन्होंने आपकी बात मान ली कि ठीक है इलेक्शन हम इकट्ठे इलेक्शन के तैयार हैं, थोड़ा आप लेट भी कर लें। लेकिन साथ अगर आप 8 अक्टूबर कहते हैं तो आप 1 महीना सितंबर में अगस्त में इलेक्शन करा लें, ताकि ये एक दफ़ा ये सारा दस्त जो ये बैठ सेटल हो जाए और कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाए। इशू सबसे बड़ा कि हुकूमत ये मेरे ख्याल में अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं चाहती। दे कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज वो आवाम के बाद जब आप वोट लेने चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि देखें जी हमारी परफॉर्मेंस ये है, हमने आपके लिए आसमान से तारे ले आए हैं, दूध की नहरें बहा दी, हमने
डॉलर इतना सस्ता कर दिया है, पेट्रोल डीजल इतना कम दिया, बिजली कम कर दी। सर आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हमें ये बड़ी ड्रीम सी एक स्टेट लग रही है हमें कोई। तो फिर कैसे इलेक्शन में जाएंगे मुझे बताए। तो दैट्स व्हाई दे वांट मोर टाइम, इसलिए वो किसी हालत में इलेक्शन नहीं कराएंगे। सो सेकंड ऑप्शन ये है कि वो चाहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन तो हारना है तो व्हाट शुड वी डू, वी टेक द टेम्परेचर ऑफ द पॉलिटिक्स सो हाई कि कहीं ना कहीं देन समबडी इंटरफियर और वो ये करते हैं जी आपको हटा देते हैं। आप कहेंगे देखें जी हम सियासी शहीद हो गए, हमें विक्टिम कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे हमारे से बड़ी ज्यादती हुई है। फिर एक दो साल वेट करके रीऑर्गेनाइज करेंगे, विल अपनी पार्टी को फाल करेंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। मुझे ये लगता है कि इस स्टेज की बात। अदरवाइज जब मिलिट्री ने कहा वी आर पॉलिटिकल, अब जिम्मेदारी और मेच्योरिटी पॉलिटिशियन की है कि अपनी कैपेसिटी बताएं, अवाम को बताएं कि हम आपके फैसले किसी की बेसाखियों के बगैर हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा तो ये नहीं करना इससे पहले आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की गुलामी की बात करी दो, क्या वो इस नैरेटिव से हट गए हैं? वो कहते हैं वी वांट बेटर रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमर बिल मारूफ नारा था जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार कहते रहे। कल उसी अमर बिल मारूफ का जिक्र मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने भी किया। क्या इसमें जो मुताबिकत है महज इत्तफाकी? नहीं, ये इत्तफाकी होगा, उन्होंने एक रेफरेंस पास किया होगा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है, चाहे वो एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया हो या 3 बेंच ने किया हो, दिस रिमेन एन ऑर्डर। इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए देयर इज ओनली वन लीगल वे, वो था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाते हैं, आप जाके कहते हैं जी हमें एतराज है, ये रीजन है, इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और फिर शायद वो अपने डिसीजन को चेंज करके कुछ और करते हैं। बट सिंस दैट टाइम इज गॉन, अब उनके लिए है कि एक ही ऑप्शन है, या तो पार्टीज बैठें और बैठ के कोई ना कोई अपना फैसला कर लें कि हम चीफ जस्टिस के बजाय पूछते हमने डिसाइड कर लिया, हम बजट के बाद असेंबली डिसॉल्व होगी और अगस्त में या सितंबर में इलेक्शन होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट कैन माइट से कि ओके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री हम इसको डेट को चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज आपने उनको फिक्स कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद चेंज नहीं कर सकता। दिस इज द डायलेमा समझ रहे। ठीक है। अच्छा भाई साहब, नाउ जस्ट यू नो जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो रही है सिफारती मास्क के ऊपर, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट बिलावल साहब का हुआ जो भारत का उन्होंने किया। वो बायलैटरल तो नहीं था, मल्टीलैटरल था, लेकिन हमें मालूम था कि इस पर बहुत चहमगोइयाँ भी होंगी, इंडियन मीडिया बैश भी करेगा, कमेंट्स भी होंगे। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट विजिट इस वक्त जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का, एंड देन उनके साथ अफगान वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जो हमारी मगरबी सरहद है इस पर बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने वहाँ पे जो बाढ़ लगाई और पाकिस्तान को हक हासिल है कि पाकिस्तान बाढ़ लगाए, जिस पे ऑलमोस्ट मोर देन 90% आई बिलीव काम मुकम्मल हो गया है। उसके बावजूद जो उस तरफ से पहले ढके छुपे अल्फाज में और फिर खुले अल्फाज में भी पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ता रहा, हमले होते रहे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान फौज के ऊपर। अब ये मुज़ाकरात क्या रोल प्ले कर सकते हैं आपके ख्याल में इस सूरत हाल को कूल डाउन करने के लिए? बड़ी देखें, ये एक जो थी ना डायरेक्टेड मूवमेंट की बहुत अच्छी ये इसमें मीटिंग हुई है, क्योंकि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम टेक ओवर करके पाकिस्तान आए, इधर से उधर से फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के भी आ गए। सबसे अहम बात है कि अफगानिस्तान में पीस और अमन होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा, और पाकिस्तान में अगर अफगानिस्तान में पीस होगा तो सी पैक भी बन जाएगा, गवादर भी बन जाएगा, हमारी सेंट्रल एशिया से जो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, और रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान की इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। बिकॉज देखें सैंट्रल एशियन आर लैंड लॉक्ड कंट्री, उनको चाहिए समुंदर गवादर उनको सबसे सूट करता है, लेकिन अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम। सो फॉरेन मिनिस्टर आई एम श्योर कि बड़े क्लियर बात होगी, चाइना में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो उनको काफ़ी पैसा होगा। प्लस उन्होंने कल फिर नेटो को और अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि इनके पैसे जो फ्री दें आप दें, जब तक वहाँ पर फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होगी, जब तक वहाँ पर हुकूमत की रिट कायम नहीं होगी, तभी जब रिट होगी तो वो अल कायदा को, दाइश को, फिर उसके बाद TTP को, इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट है उसको कैसे तभी रोक सकेंगे। इसलिए बात तो ये अमेरिकन जान के जाते हुए अपने एमुनिशन छोड़ के अनअटेंडेड ताकि मुश्किल। अच्छा, एक बड़ा अहम मुद्दा इसमें वो है कि चूंकि वजीर खारजा चाइनीज जो मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हैं वो भारत से पाकिस्तान आ रहे हैं, और इससे पहले हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान देखी
जिसको मीडिएट किया चीन ने, और फिर आपको लगता है कि इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं बैकडोर तालिबान को भी चीन इंगेज कर रहा है और भारत भी कहीं ना कहीं इसमें इंगेज है, क्योंकि भारत इज द रीजन जो कि पैसे लगा के अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन इन दोनों ममालिक को बैकडोर इंगेज कर रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, ताकि CPEC आगे बढ़े। देखिए, पाकिस्तान चाइना डेफिनेटली अफगान हुकूमत से जरूर डील कर रहा है, बट मेरे नहीं ख्याल कि TTP के साथ वो डील कर रहा है। TTP को जो है इंडियंस और अमेरिकन की सपोर्ट है, क्योंकि TTP द मेन वेपन और दाइश उनके पास है, जिससे पाकिस्तान को वो हर हालत में बलूचिस्तान में ट्रबल रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान में इंतशार रखना चाहते हैं, ताकि ये दो हालात होंगे तो पाकिस्तान का CPEC आहिस्ता आहिस्ता डिले होता जाएगा। जबकि अभी चाहे चीफ आर्मी साहब गए थे हमारे आसिम मुनीर, वहाँ पर चाइना, वहाँ बड़ी डिटेल बात हुई है और बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं, यहाँ तक कि आप वो फुल थ्रॉटल पे वो गवादर का एयरपोर्ट बनाने लगे हैं, बिकॉज दे वांट कि वहाँ पर। सेकंड, वो रेलवे लाइन लेकर आ रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर जो काशगर से लेके वो गवादर लेके आएंगे, क्योंकि उनको ये देखें, आसान सी बात है इमरान, कि जब वो अपना शिप लेके जाते हैं, सारा सामान ऑयल लेके जाते हैं अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलाक्का स्टेट, उसके बाद साउथ चाइना सी, ये उनको तकरीबन 3 महीने लगते हैं, और यहाँ से सिर्फ काशगर से वो अगर ट्रेन चला लेते हैं या बाई रोड लेकर आते हैं, 7-8 दिन में सिक्योर रेट से 8 दिन में वो यहाँ पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अफ्रीका उनके पास पड़ा है, जहां मर्जी लेके जाए। इस तरह मिडल ईस्ट को ऑयल के जब ऑयल पाइपलाइन डालेंगे, यहाँ से सीधी काशगर चली जाएगी, तो उनको बहुत बड़ा सेफ और इकोनॉमिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। ब्रिगेडियर राइड हारिस नवाज हमें ज्वाइन कर रहे थे और अपना तज्जिया इस हवाले से हमारे सामने रख रहे थे, आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हम कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और आप वापस आइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। वैसे तो हमने काफ़ी बात की, लेकिन हमने सिर्फ बाबर आजम की बात की थी, अब हमने क्रिकेट मैच की बात करनी है। पाकिस्तान का जो क्लीन स्वीप का ख्वाब है वो पूरा नहीं हुआ। 48 घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए पाकिस्तान ODI की नंबर 1 टीम बनी और आखिरी वनडे जो है वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया। टीम ने 300 रन के ताकुब में 251 रन ही बना सकी पाकिस्तान टीम। इफ्तिखार अहमद की जो बड़ी इनिंग्स है वो भी मैच ना बचा सकी। 72 बॉल्स पर 93 रन उन्होंने स्कोर किया। तो चाचा ना कहे वो माइंड करते हैं, आप क्यों कहते हैं? नहीं, कल उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा पहले मैं माइंड करता था, अब मैं माइंड नहीं करता हूं। ये कल उन्होंने कहा है। एंड वी रियली लव यू इफ्तिखार भाई, क्या जबरदस्त इनिंग आपने खेली है। अगरचे कि मैं उन लोगों में से हूं जो थोड़े क्रिटिक हैं इफ्तिखार साहब के, मुझे नहीं लगता वनडे टीम में डाउन ऑर्डर पे इनको होना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने फिर प्रूव किया कि नहीं, मुझे होना चाहिए। हाँ, तो आपको गलत साबित किया। आगा सलमान की जो 50 है वो भी रायगा गई। शान मसूद हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, नाकाम हुए। सो लिहाजा कल के मैच के ऊपर जी तजिया ले लेते हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप लोगों ने मैच देखा कल? बस थोड़ा हमने ऐसे ही देखा जैसे कराची वालों ने देखा। सलीम भाई घर पे बैठ के हमने देखा। आए थे कराची में कल, अब देखे ना, कल आए तो टीम हार गई, अब वो नहीं आएंगे। तो सलीम साहब, खैर गैप भी बहुत है। हाँ, गैप है। सलीम साहब, कल के मैच के पे हम जरूर चाहेंगे। पाकिस्तान ने पहले हमें बहुत खुश किया, टीम ने ODI की नंबर 1 रैंकिंग टीम बन गई 48 आवर्स के लिए। कल कह रहे थे कि क्लीन स्वीप करेंगे, अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं, अच्छा मतलब बुरा नहीं, जीत नहीं सके, ऐसे कह सकते हैं, सेफ। अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। एक तो आपने इतने ज्यादा रन बर्बाद किए और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 320 325 तक वो चले जाएंगे, बाद में थोड़ा सा रोके रन, और उसके बाद फिर बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर हमारी नाकाम हुई, उसके बाद बहुत बड़ी शिकस्त मुंतजर थी, लेकिन इफ्तिखार अच्छा खेल गए, सलमान अच्छा खेल गए, जिसकी वजह से थोड़े कम रन से हारे। लेकिन हार होती है। ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं, इसके 7-8 खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेल रहे हैं, एक किसी और फैमिली वजह की वजह से नहीं आए थे। तो मतलब अब इतने सारे प्लेयर नहीं थे, एक बी टीम आई थी, उसको आपको 5-0 से हराना चाहिए था। और मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा मौका पाकिस्तान को दोबारा मिलेगा कि नंबर 1 पोजीशन पर देर तक रहे हैं, लेकिन वो फायदा नहीं उठा सके। सिर्फ एक मैच जीतना था और वो हार गए। और
48 आवर्स की खुशी, और वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात को, ऐसे ना करें, अंधेरी रात में ना लेके जाए। बड़ी मुश्किल से हमने जो ना वो टॉप स्कोर बोर्ड पे अपना नाम देखा और मैंने तो फौरन सलीम भाई स्क्रीनशॉट लिया, कल पता नहीं क्या कल हो ना हो कि चले कम कल भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बस बिल्कुल कुछ हाँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है, आपकी यकीनी तौर पे राय जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा मेहनत की सलीम भाई। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने 4 मैचेस चूंकि मुसलसल हारे, यंग बॉयज थे, लेकिन उसके बावजूद हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया और दुनिया की नंबर 1 टीम को उन्होंने हराया। तो आई थिंक दे प्लेड रियली वेल। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ना, इस सीरीज में वनडे में उनकी परफॉर्मेंस खराब रही। T20 में आपको याद होगा कि बहुत क्लोज मैचेस हुए और वो बराबर हुई सीरीज। बहुत लग रहा था कि एक अच्छी टीम खेल रही है, हालांकि नए प्लेयर्स थे, यंगस्टर्स थे, लेकिन बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। वनडे में थोड़ा वो अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार नहीं रख सके, लेकिन आखिरी मैच में बिल्कुल उन्होंने दूसरी जानिब आपने कहा कि हमने रन ज्यादा बनवाए, तो 300 का हिस्सा तो बड़ा अमूमी रहा इस पूरी सीरीज के अंदर। आई मीन 280 प्लस ही स्कोर होता रहा है और तकरीबन 332 भी गलबन पाकिस्तान की टीम ने किए थे, 330 तक भी पाकिस्तान टीम गई थी। तो इसका मतलब क्या सिर्फ इसमें बॉलिंग को हम कह सकते हैं कि बॉलिंग ज्यादा पिटती रही दोनों तरफ से, बैटर ज्यादा अच्छा खेलते रहे, या विकेट का इसमें रोल रहा? इसको कैसे देखते हैं? इसमें फर्क ये है कि जो पिंडी का स्टेडियम है ना वो छोटा है, मतलब उसकी पिच जो है बिल्कुल बैट्समैनों को बहुत अच्छे मदद मिलती है। कराची की पिच भी बिल्कुल सपोर्टिंग पिच है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली वहां पे 300 350 रन बने। अगर आप एवरेज स्कोर भी निकालें कराची का तो 260 या 270 ऐसे कुछ स्कोर मिलेगा। उस लिहाज से ये 300 रन, और किसी भी पिच पर अगर आप खेलें 300 रन फिर चेस करना है इतना इजी नहीं होता। और उसके बाद फिर अगर आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाए जल्दी, फिर बाबर मोर देन 50% तो हम लोग उनके ऊपर रिलाई करते हैं, वो आउट हो गए। फिर जो इशू हुआ, फिर आपने सिलेक्शन पे भी देखा होगा काफी। ये एक सवाल मैं भूल जाऊंगा, अरमला ने सवाल करना, लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लूं, ये शान मसूद को भी नजर लगी कल? शान मसूद तो बेचारा आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रही है, क्योंकि हुआ ये कि इमामुल हक बाहर हुए और शान मसूद खेले। अब शान परफॉर्म नहीं कर सके और इमाम ने फिर ट्वीट भी इस तरह से हाँ, उससे फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपको पता होगा कि बाबर और इमाम बहुत गहरे दोस्त हैं, उसके बावजूद जो इमाम बाहर हुए और उनके स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, दरमियान में स्लो खेले थे, ये इल्जाम उनके ऊपर लगा। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दी कि जी ये फला प्लेयर की जरूरत नहीं है, जो खेल रहा है वही ठीक है, तो वो भी बुरा लगा टीम मैनेजमेंट। उसके बाद शायद उनको थोड़े एक सबक सिखाने के लिए बाहर किया गया, लेकिन इसका टीम को नुकसान हुआ और हमारा बैलेंस खराब करना। ओपनिंग हमारा प्लेयर था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सलीम साहब, ये आपने जो बैलेंस की बात की है, ये बैलेंस कब ठीक होगा? मतलब हम जब 1-2 मैचेस के बाद इस बैलेंस आउट होने की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, और बार बार मैं हर एक से यही सवाल करती हूँ कि आप इस इतने बड़े इवेंट से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं? जब एक टीम का मोमेंटम बनेगा तब तक तो शायद फिर हम उसी एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में सफर करेंगे, अल्लाह ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि अब नए लोग आए हैं, नई सोच है, नए दिमाग काम कर रहे हैं। जैसे मिकी आर्थर अब लैपटॉप पे, पहले लैपटॉप चीफ सेलेक्टर थे, अब लैपटॉप हमारे कंसल्टेंट आ गए या गैर एलानी हेड कोच, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उसको खिलाओ उसको खिलाओ। और शान उनको पसंद भी बहुत है, काउंटी में भी उनके साथ बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। तो इस चक्कर में जैसे आपने 4th मैच में देखा होगा, पूरी बेंच ही उलट दी थी, सबको खिला दिया था। कितनी सारी चेंजेस हुई थी, वो तो हम जीत गए थे, अभी फिर हुआ। लेकिन अब तजुर्बात का वक्त नहीं है। अगर जो हालात लग रहे हैं, एशिया कप नहीं हो सका तो हमारे पास फिर मैच कितने बचेंगे? बहुत कम हमारे पास मैच होंगे। कोई हो सकता है पीसीबी अलग सीरीज का एहतमाम करे, लेकिन अब वर्ल्ड कप से पहले हर वनडे बहुत अहमियत का हामिल है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब तक हमें कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना चाहिए था कि ये ओपनर है, ये कर लेना, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन हमारी वहां पहुंच गई है फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद। कल शाहिद आफरीदी ने भी शाहीन के हवाले से ट्वीट किया, हमारे मैच विनर हैं शाहीन आफरीदी, नई बॉल के बेहतरीन दुनिया के बॉलर हैं और अर्ली स्ट्राइक करने की हैसियत सलाहियत रखते हैं।
लेकिन कर नहीं पा रहे, पिछले कुछ थोड़ा सा ऑफ कलर हमें नजर आ रहे हैं। हमने हमेशा भारत के लिए एक सरप्राइज पैकेज रखा है, जब भी हम भारत से खेले हैं, आपको इरफान का याद होगा, फिर मोहम्मद आमिर का याद होगा, फिर शाहीन का याद होगा, वो एक सरप्राइज पैकेज होता है उनके लिए, वो समझ नहीं पाते हैं। शाहीन जितना खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, क्या भारत के लिए शाहीन का वो खौफ बीइंग स्ट्राइकर रहेगा, आपको लगता है, अगर हम वर्ल्ड कप में जब जा रहे हैं उनके खिलाफ? डेफिनेटली रहेगा। शाहीन की नो डाउट इस सीरीज में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जो विकेटें उन्होंने 8 ली हैं, कल भी आखिर के बैट्समैन थे या फिर वो उठाकर रन तेजी से बनाने थे तो उस चक्कर में आउट हुए तो उनको विकेटें मिली। स्पीड भी उनकी जो यूजुअल स्पीड है उससे थोड़ा कम नजर आई। आप अगर मुसलसल खेलते रहते हैं तो इस तरह की चीजें तो होती हैं। फिर वो फिटनेस वसाइल का शिकार थे, कमबैक किया, फिर खेल रहे हैं। अब इस सीरीज में बीच में अगर एक आध उनको और रेस्ट कराते, एक मैच तो कराए तो अच्छा रहता। लेकिन शाहीन बहुत जबरदस्त बॉलर है और जब भी खेल लेंगे इंडिया के खिलाफ तो जरूर वो अपना इम्पैक्ट इंशाल्लाह नजर आएगा। चलें, हमारी बेस्ट विशेस वो वापस आ जाएगी, टीम के साथ भी हैं और क्राउड के साथ भी हैं कि क्राउड दोबारा से आए जैसे पहले आता था। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एनालिसिस हमारे सामने रखा। और पाकिस्तान टीम ने कंपैरेटिवली जी 4-1 से सीरीज को विन किया है। हम 5-0 नहीं कर सके, कुछ शायकीन को दुख है, उसमें हम भी शामिल है, लेकिन कोई गल नहीं, नेक्स्ट टाइम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र कर लेते हैं अब कराची के ज़िमनी इंतखाबात का, जरा ताज़ा तरीन अपडेट भी ले लेते हैं। कराची समेत सिंध के 24 अजला में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 63 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद बल्दियाती इलेक्शन का मरहला फाइनली मुकम्मल हो गया है। गैर रस्मी और गैर सरकारी नताइज सामने आए। इसके मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी ने 7 नशस्तों पर मैदान मार लिया है और जमात इस्लामी 4 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आपको इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी की कुल नशस्तें इस कामयाबी के बाद बढ़ चुकी हैं और इस तरह पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ जो इस वक्त सीटें हैं वो 98 हो गई हैं। जमात इस्लामी 86 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिल्कुल, PTI 42 जबकि नून लीग 7 और JUI 3 सीटों पर कामयाब हुई है। TLPA और एक आज़ाद उम्मीदवार भी एक नशस्त पर कामयाब हुए हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने खूब जश्न भी मनाया है। उसके साथ साथ जी ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन की बात करें जिसमें पीपल्स पार्टी की मजीद 2 सीटें और सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। हैदराबाद के जो है उसमें भी पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है, जबकि PTI का वहाँ पर दूसरा नंबर है, जबकि पीपल्स पार्टी 100 सीटों पर कामयाबी के साथ पहली बड़ी जमात बन गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। KM अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शेख होंगे हमारे साथ हैदराबाद से। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले तो KM अब्बासी साहब, हम आपसे ताज़ा तरीन सूरत हाल ले लेते हैं। क्या सूरत हाल है पीपल्स पार्टी, ये जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे चुकी है और जो है इस वक्त 98 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और इसी तरह से जो है मुस्लिम लीग नून के पास 7 नशिस्तें हैं और इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो है वो तकरीबन 6 उम्मीदवारान हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो सके। ताहम जो है जो कि ज़िमनी इंतखाबात थे बल्दियात के गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी 11 नशिस्तों पर ये इंतखाबात हुए थे जिसमें 7 नशिस्तें जो कि यूसीज की थी उस पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। उसके अलावा 4 नशिस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई है। जो वार्ड की नशिस्तें थी उसमें भी जो है 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की, 5 पर जो है जमात इस्लामी जबकि 2 पर जो है मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की न सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद और दीगर जो अजला है वहाँ पर बेहतरीन पोजीशन है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के मेयर जो है वो कामयाब हो जाएंगे और मुमकिन तौर पर क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस पर काफ़ी जो है वर्क किया था और उनका ये कहना था, क्योंकि यहाँ पर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक टाइम पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। यहाँ पर जो है पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हुए, फिर दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो जो कि उम्मीदवारान इंतकाल कर गए थे उनकी 11 नशिस्तों पर गुज़िश्ता रोज़ जो है इंतखाबात हुए। यहाँ पर जो सैलाब आया था सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला में, वहाँ पर उस वक्त भी जो है रोका गया था बल्दियाती अमल को, लेकिन बहुत तवील अरसे के बाद बिलाखिर ये अमल मुकम्मल हुआ है और इस वक्त
जो है हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो पार्टीज हैं वो मेयर की तरफ जाएंगी और मेयर का इंतखाबात जो है वो तकरीबन जो है हमारे साथ ही मौजूद रहे। हम अब्दुल्ला शेख से हैदराबाद के हवाले से अपडेट ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पहले नंबर पर है जबकि पीटीआई दूसरे पे है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है अब्दुल्ला आपके पास जो आप अपडेट कर सकेंगे? अब्दुल्ला आपको आवाज आ रही है हमारी? अब्दुल्ला से हम दोबारा करना ठीक है, हम जितनी देर में राब्ता होता है। हाँ। अब्बासी साहब आप जो बता रहे थे तफसीलात, ये टर्न आउट ओवरऑल जी क्या ज्यादा लोग निकले वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात में हो फिर उसके बाद जमीन तो टर्नआउट काफ़ी कम रहा है, 10 से 15% ही टर्नआउट रहा, लेकिन लोगों ने कम पार्टिसिपेट किया। लेकिन पार्टीज की जानिब से ये कोशिश की गई कि जो है वो अपने जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो उनको जो है बाहर निकालें और तमाम तर पार्टीज ने कोशिश करने में कहीं ना कहीं तक कामयाब भी गई हैं क्योंकि बहुत टर्नआउट कम रहा। अगर ये भी पार्टीज की जानिब से कोशिश ना की जाती तो शायद 17 या 18 वोटों पर ही लोग कामयाब हो जाते, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 1500, 2000 और 2400 तक जो है वोटों का रेशो गया है। और जहाँ पर 10,000 वोटर थे वहाँ पर सिर्फ 2000 ही वोटर आए, तो काफ़ी मायूसकुन टर्नआउट रहा। लेकिन मतलब ये है कि लोग वोट करने नहीं निकले, लोगों ने इस प्रोसेस को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, जो कि खुशाइन नहीं। जी 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 भाई साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि लोग कम निकलते हैं और क्योंकि इस वक्त महंगाई है, दूसरी चीज़ें हैं। और अच्छा भाई साहब ये भी बताइए कि अब चूँकि गैर हतमी नतीजा आया है, वैसे तो जमात इस्लामी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी नताइज तब्दील किए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। आपने एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा है यहाँ पे? क्या कोई ऐसी सूरत हाल सामने आई है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस किस्म के कुछ वाक़यात हुए हों जिससे शुबा हो कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हुए? जी इस वक्त आप देखें, जो गुज़िश्ता रोज़ हमने लियारी का भी दौरा किया और बिहार कॉलोनी की नशिस्त जो थी, जमात इस्लामी के पास पूरे कराची के अंदर सिर्फ एक ही जो है सिंध असम्बली का रुकन है, इसके अलावा कोई जो है रुकन नहीं है। वो भी MMA की नशिस्त से कामयाब हुआ था अब्दुल रशीद। हम उन्हीं के हल्के में कल मौजूद थे और उनके घर के बिल्कुल सामने जो है बिहार कॉलोनी में एक स्कूल के अंदर जो है वहाँ पर पोलिंग थी। वहाँ पर इतना जो है जमात इस्लामी के कारकुनान भी मौजूद थे और उनके MPA जो थे वो वहाँ पर मौजूद भी रहे। ऐसे कोई मुमकिन नहीं था और क्योंकि 11 ही नशिस्तें थी तो उस पर पुलिस की सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त रखी गई थी। लेकिन अब्बासी अगर ये मयार होना था कि जितने मेम्बरान ऊपर है उतने नीचे बनने थे, जो आपकी बात दुरुस्त है कि इसका असर नीचे आता है, तो सबसे ज्यादा मेम्बरान तो तहरीक इंसाफ के हैं यहाँ पे, तो तहरीक इंसाफ क्यों तीसरे नंबर पे रही है? क्यों इतना वोट नहीं पड़ा PTI को कराची में बिलखुसूस? जी बिल्कुल, जैसे कि जब दूसरे मरहले के इंतखाबात होने जा रहे हैं। अच्छा अब्बासी हम वापस आते हैं आपकी तरफ। अब्दुल्ला से हमारा राब्ता दोबारा हुआ है, कतई कलामी की माजरत, हम जरा अब्दुल्ला शेख साहब से पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब आपको आवाज आ रही है? तो ताज़ा तरीन क्या है आपके पास हैदराबाद से? बताइएगा। देखिए हैदराबाद में जो गुज़िश्ता रोज़ है वो 10 नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, जिसमें 5 यूनियन कमेटियों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जबकि 5 यूनियन कमेटियों में वार्ड कौंसल की नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे। जो 15 जनवरी को हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 98 नशिस्तें हासिल की थी। इस तरह जो तहरीक इंसाफ है उसने 40 नशिस्तें हासिल की थी। और कल जो असम्बली बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने इजाफी तौर पर 2 नशिस्तें हासिल की, जिसके बाद हैदराबाद में जो है पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तों की तादाद 100 हो गई है, उसने सेंचुरी मुकम्मिल कर ली है। इसी तरह एक नशिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद उसकी नशिस्तों की तादाद 41 हो गई है। और इसी तरह जो एक आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवारों का पैनल वो भी कामयाब हुआ। इस तरह जो बल्दिया आला हैदराबाद में जो आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल्स की जो जीतने वाले पैनल्स की तादाद है वो 15 हो गई है। तो इस वक्त जो ज़िला हैदराबाद की सिचुएशन ये है कि बल्दिया आला हैदराबाद जो है 160 यूनियन कमेटियों पर मुश्तमिल है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेंचुरी यानी कि 100 नशिस्तें हासिल हैं। और यहाँ पर अगला जो हैदराबाद का मेयर होगा वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या मुबास साहब, जिस तरह से अभी इमरान ने भी आपसे सवाल किया था, PTI की जो तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं उनके हवाले से बताइएगा कि पॉपुलर है, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे आने वाला मामला है इसके हवाले से क्या आप बता रहे थे हमें?
जी बिल्कुल, यहाँ पर कम्पीट जब भी पीटीआई तो कर रही थी बलदियाती इंतखाबात में, लेकिन हमेशा जब भी एमक्यूएम जो है इंतखाबात का बैकआउट करती है तो उसका जो फ़ायदा है वो जमात इस्लामी को ही होता है। और इन इंतखाबात में भी यही हुआ कि जब एमक्यूएम एहतजाज पर चली गई और उन्होंने इंतखाबात का बैकआउट किया तो जमात इस्लामी को ही फ़ायदा हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कराची वाले जो है वो उनकी सेकेंड चॉइस जो है एमक्यूएम के बाद जो है वो शायद पीटीआई रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो सरप्राइजली जो है जमात इस्लामी हमेशा, वो पहले भी जब मेयर उनका आया था तो उस वक्त भी एमक्यूएम बाइकआउट पर थी। ठीक है के एम अब्बासी एंड अब्दुल्ला शेख साहब, थैंक यू वेरी मच इन डिटेल्स। आपने हमें बताया कि क्या सूरत हाल है, इंतखाबात हो चुके हैं फाइनली, चलें अच्छा ही हुआ इंतखाबात हुए। तो मजीद इस बारे में क्या डेवलपमेंट होती है, मेयर कौन बनता है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देन दूसरे आवर में आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल, एंड वी आर ऑल सेट टू टेल यू अबाउट दिस बिग सेरेमनी जो कि इंग्लैंड के अंदर हुई। और आपको बताएं कि हफ्ते के रोज बरतानिया में शाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी की तकरीब हुई। किंग चार्ल्स अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, और पूरी दुनिया ने इसको देखा, तमाम तर जो शाही रिवायात हैं और अवामी जोशो जज्बा, इसके साथ ये तकरीब मुनक्किद हुई। शाही पादरी की जानिब से किंग चार्ल्स सोएम को सेट एडवर्ड ताज पहनाया गया, जिसकी जो जिंदगी है वो तकरीबन 350 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसके बाद बादशाह तमाम तर शाही शानो शौकत के साथ तख्त नशीन हुए। बरतानिया में 7 दिहाइयों के बाद ये होने वाली ताजपोशी की तकरीब थी जी, और इस पर जैसा कि मैंने कहा, मतलब पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर मरकूज थी। जो बरतानिया की फ़िज़ाएँ थी वो तोपों की जो घन गरज थी उससे गूंजी, और जो शाही शादियाने हैं इस मौके पर वो बजाए गए। एक कमाल किस्म की तकरीब थी, मुझे तो भाई बहुत ही मजा आया। बड़ा बिल्कुल, आवाम का जो समंदर है, ये तारीखी मंजर देखने के लिए लंदन की सड़कों पे मौजूद था। मेहमानों में अमरीकी खातून अव्वल भी थी, उसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के जो लीडर्स हैं उस समेत 2000 से ज़ायद शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी। आर्च बिशप ने जो मजहबी रसूमात है अदा करके बादशाह से हल्फ लिया। हल्फ लेने के बाद शाही जो शाह चार्ल्स है उनको शाही पोशाक भी पहनाई गई, और उन्हें उसके बाद आर्च बिशप ने जो तारीखी सेंट एडवर्ड ताज है वो पहनाया। और मलका जो है कैमिला क्वीन में, उनको क्वीन मेरी ताज उनको भी दिया गया, और अब वो क्वीन मलका की जी बिल्कुल, कैमिला को क्वीन मेरी ताज पहनाया गया, जो कि इस रवायत का हिस्सा है। ताजपोशी के बाद किंग चार्ल्स तख्त नशीं हुए और शाही खानदान के अफराद ने बादशाह से वफादारी का अहद किया। ताजपोशी के बाद में चले गए। मैं कहता हूँ क्या उसमें मनाजिर थे। ताजपोशी के बाद जो शाह चार्ल्स है उन्हें मुकम्मल शाही प्रोटोकॉल के साथ वापस बिकिंगम पैलेस उनको लाया गया। शाही खानदान ने महल की जो बालकनी है, रिवायती बालकनी, यहाँ से फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया। किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया मलिका कैमिला की ताजपोशी मुकम्मल हुई। शाह चार्ल्स की जो ताजपोशी थी इस तकरीब में मलिका एलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी के मुकाबले में जो इसकी क्या कहना चाहिए हजम इसका छोटा रखा गया था। इस ताजपोशी पर तकरीबन 35 अरब पाकिस्तानी रुपए तखमीना लगाया गया। कुछ तनकीद भी की इस पर मीडिया की जानिब से। ये रकम बरतानवी अवाम के टैक्स के पैसों से अदा की गई। ताजपोशी की तकरीब इंतहाई शानदार थी। इसको दिखाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स नस्ब की गई थी, एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कैमराज जो कि इस तकरीब को बराह रास्त नशर कर रहे थे। सब नजरें जो थी वो शाही खानदान पर जमी रहीं, और कुछ लोग किंग हैरी को भी ढूंढते रहे। शाह चार्ल्स के बेटे जो शहजादा हैरी हैं वो वेस्टमिंस्टर एबे में तो मौजूद थे, ताहम उनकी अहलिया मेगन नजर नहीं आई। सब नजर आया, मेगन नजर नहीं आई। और अच्छा, ये जो मनाजिर है ना, इस पे जिससे आपने कहा कि लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह भी यही है कि इंग्लैंड के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लेशन का मामला है, लोगों की जो इनकम का मामला है वो बहुत ज़्यादा है, और इस एक्टिविटी के ऊपर जिस बड़े अंदाज में जो इन्वेस्टमेंट की गई उस वजह से ये सारे मामला जो हैं लोग उसको बिल्कुल। एडेले, एड शीरन, स्पाइस गर्ल्स, रॉबी विलियम्स, इन सब ने यहाँ पे परफॉर्म किया, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बरतानवी बादशाह की जो ताजपोशी है, इसके साथ लंदन समेत बरतानिया भर में 3 रोज़ा जश्न का भी सिलसिला था, जो कि आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं जी किंग चार्ल्स के लिए और उनके सभी चाहने वालों के लिए, और हम दुआ करते हैं कि ये जो तब्दीली है बरतानिया के लिए, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह है कि बरतानिया दुनिया के चंद उन एक ममालिक में से है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं, और वो पाकिस्तानी बरतानवी शहरी भी हैं। तो इसलिए हमारी बेस्ट विशेस हैं कि जो जितने खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए भी ये बेहतर, और दुनिया भर ने
बहरहाल इस तकरीब को एंजॉय बहुत किया। जो सबसे खुशी की बात थी वो ये थी कि वो तमाम रिवायात मलूज़ खाते रखी गई जो कि आज से कई सौ साल पहले थी। सो वी रियली हैड दैट रॉयल फीलिंग व्हाइल दिस होल। अच्छा जी, ये तो हो गई उस तकरीब की कहानी, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर इसके इफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं मीम्स की शक्ल में सोशल मीडिया के। भाई एक फनी वीडियो है जो हमने देखी जिसमें ये जो शाही खानदान के अफराद में और एक मर्द हजरत आए हैं वहां पर और उन्होंने आते ही इधर उधर देखा है और उनको पता नहीं, रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी चल रही है। वो कुछ शॉपिंग करने घूम रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आसपास कुछ भी चल रहा है वो अपने जोन में होते हैं। बादशाह 70 साल बाद चेंज हो गया, इन भाई को कोई परवाह नहीं है, वो अपनी दुनिया में। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आपने उनके ये इनका एग्जैक्टली नाम क्या है इनके छोटे बेटे का, मुझे अब नाम नहीं पता। किंग हैरी की बात कर रही हो? किंग हैरी की, विलियम एंड हैरी दोनों। विलियम नहीं उसके बाद, अच्छा छोटे बच्चे, उनकी जो वीडियो थी वो बड़ी वायरल हुई। कोई वो यॉन कर रहे थे, मतलब कोई अब इतने वो बोर हुए सारी तकरीब के अंदर, उन्होंने यॉनिंग की, उसके बाद वो इधर उधर देखते रहे। कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था कि उनके खानदान की, क्योंकि ही वाज अ किड, सो दैट इज वेरी बादशाह बन रहे हैं, मतलब कोई एक्साइटमेंट होती है। वो अपने जोन में चल रहे थे, उन्होंने 2-4 जमाइयां नहीं। सारी खबर के बीच हम एक बात भूल गए। क्या? पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब ने की यहाँ पे। अच्छा, 2000 लोग। किसके साथ थे? शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, किसके साथ थे? ये गलबन साहबजादी है शहबाज साहब। अच्छा, साहबजादी के साथ। साहबजादी हैं बिल्कुल। और ये कुछ तस्वीर भी हैं, इनफैक्ट ऋषि सोनक के साथ भी उनकी तस्वीर। और जो इब्तदाइया था इस तकरीब का, वो जो यूके प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनक, उन्होंने वो इब्तदाइया पढ़ा और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका आगाज भी हुआ। सो जबरदस्त तकरीब थी जी, बहुत से लोगों ने, और कुछ जो ब्रिटिश सिटीजन हैं उन्होंने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया है। लेकिन चले हम फिल वक्त पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ते हैं। बातें कर लेना, आगे बढ़ते हैं। हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है आपको सेगमेंट निकले तेरी तलाश में दिखाते हैं। आज हम खुजरात टॉप की 80 की दिहाई के अंदर आपको लेकर जाएंगे और वो थोड़ी सी शक्ल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तारड़ साहब की एक नीली गाड़ी थी, बड़ी मशहूर है वो गाड़ी। हाँ जी, अपने खानदान के साथ 80s में चले गए और उस वक्त ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दैट्स व्हाई तारड़ साहब वहां पे कैसे गए, कैसे पहुंचे और नीली गाड़ी का क्या किस्सा है, बात करते हैं तारड़ साहब से। आज के सेगमेंट दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा का जो सवाल है वो बहुत ही दिलचस्प है। तारड़ साहब के जो शुमाल के हवाले से सफ़र शुमाल के स्पेशली जो सफ़रनामा था उसमें और उससे लेटर ऑन कई सफ़रनामे थे जिसमें एक सुजुकी FX गाड़ी का जिक्र मिलता है और नीली गाड़ी है। सो ये जो नीली FX थी ये 80s में खुजराब टॉप पे की। उस वक्त की कराकोरम हाईवे का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो आज की कराकोरम हाईवे है। उस वक्त की कराकोरम हाईवे जो है वो हम वक्त एक लैंड स्लाइडिंग वाली दुनिया थी और फिर ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि ये हमारे जहन में नहीं आता था कि शायद छोटी गाड़ी या कार और वो भी FX और वो खुजराब टॉप पे 16,000 फुट जो है वो अबव सी लेवल वहाँ तक जा सकती है और फिर बर्फ़ें हैं और जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है और इस तरह के बहुत सारे मसाइल। और फिर एक बंदा जो अपनी फैमिली के साथ वो नीली एक FX को ले कर खुजराब टॉप पहुँचा। तो तारड़ साहब अपनी फैमिली के साथ कई दफ़ा गए, तो उस हवाले से ही मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ और वो तारड़ साहब से पूछ लेते हैं। तारड़ साहब, एक तो नीली FX के हवाले से एक कहानी सुना दीजिएगा। यकीनन आपकी उससे बहुत मोहब्बत होगी, आपकी इब्तदाई कारों में से होगी, फैमिली को लेके जा रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था उस FX पे सफ़र करने का, उस वक्त की कराकोरम हाईवे पे सफ़र करने का। और एक्चुअली जो अहम सवाल है वो ये है कि तारड़ साहब, क्या आपको मालूम है कि वो नीली FX इस वक्त कहाँ है, कब आपने बेची और उसके बाद कभी आपको मालूम हुआ कि वो अभी भी है या नहीं है, कोई खबर उस गाड़ी की आप तक आई? तारड़ साहब, मेरा एक सफ़रनामा है सफ़र शुमाल के, उसमें एक मरकज़ी किरदार जो है मेरे बच्चों का और मेरे अलावा वो एक नीली कार का है। तो लोग पूछते हैं ये नीली कार क्या है, तो ये FX थी सुजुकी नीली रंग की। और चूँकि ये मेरी पहली कार थी और आप जानते हैं कि पहले बच्चे की एक्साइटमेंट जो होती है पहली कार की भी एक्साइटमेंट भी वैसी ही होती। तो अब हमारे वो फिक्सेशन थी दिमाग में कि अगर है आपके पास गाड़ी तो आपने कहाँ जाना है। हमने ना पेरिस जाना ना लंदन जाना, हमने शुमाल में जाना। तो सब बच्चों को उसमें पैक किया, ऊपर वो कैरियर लगाया, सामान रखा, सारों का 5 लोग थे माशाल्लाह। तो उसमें मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने तब यकीन नहीं किया कि हम खुंजराब तक गए और वो खुंजराब तक जो आप जानते हैं चढ़ाइयाँ हैं, सारा कुछ है, उसने कहीं भी
जो होता है ना कि लगे कि इसके ऊपर जोर पड़ रहा है या जाने से इनकारी हो रही है या आहिस्ता हो रही है, ऐसा नहीं हुआ। और इसके 2-3 इंसिडेंट मैं बताता हूँ। इट इज़ ए मिरेकल, मतलब है कि जो होते हैं ना मैकेनिकल मिरेकल कह लें या इंसान के, तो इंसानों के मिरेकल में से एक FX36 या क्या है उसका नंबर, सुजुकी का है। मसलन परसों में मेरा बेटा सलजूक यकदम रात को पता नहीं उसको हाइट हो गई, क्या हो गई, क्या करनी शुरू कर दी, तेज़ बुखार 103-4, समझ ना आए करें क्या। मास्टर हकीकत मरहूम को बुलाया, उन्होंने कहा जी कि यहाँ तो कोई बंदा नहीं है। तो हम सुबह सवेरे हम उनको लेके गए गुलमित, वहाँ पे डॉक्टर नियामत शाह थे, वो चले जा चुके थे। हमने कहा जी ये कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी ऊपर एक गांव है और उसका नाम भी कुछ इसी कदम का गुलमित था या क्या था, वहाँ रहते हैं और वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती। वो हमने देखा कि ट्रैक्टर्स के लिए एक पाथ था पत्थरों का, तो वो जा रहा था। तो मास्टर हकीकत कहने के तार साहब इधर आज तक कोई कार गई नहीं। मैंने कहा देखें मेरा बेटा बीमार है और जाहिर है कि बेटा बीमार हो तो आप हर चीज़ दाव पे लगा देते। आई डोंट केयर कि जाती या नहीं जाती, मैं इसको डाल रहा। यकीन कीजिए मैंने पहले गेयर पर उसको डाला और वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कहता वो भागती गई है, लेकिन वो चलती गई। और जब टॉप पे पहुंची है तो आप बेशक उस गांव में जाइए, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, वहाँ पे उसकी तस्वीर लगी थी। उस ज़माने में इन्होंने उसकी तस्वीरें उतारी गांव वालों ने। दिस इज़ द फर्स्ट कार विच हैज़ रीच्ड हियर। अच्छा, दूसरा जो इसका था हैरत अंगेज़ी वो ये था कि उसी ट्रिप में जब हम वापस आ रहे थे तो बिशाम के आगे मेरा ख्याल है या ज़रा पीछे लैंडस्लाइड हुई, और लैंडस्लाइड वहाँ पे होती रहती हैं और वो कुछ 2 दिन से हुई। तो हमने भी गाड़ी खड़ी कर दी, उधर भी ट्रैफिक रुकी हुई है, आगे वो मलगूबा है पत्थरों का और ये, और 2-3 वहाँ पे लैंड रोवर बड़ी जो पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल जो अमीर लोगों के पास होती है ना कि क्या है हम जाएंगे वो ड्राइव, वो वहाँ फंसी हुई, वो नहीं अबूर कर सके। तो मैंने भी गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने बेगम से कहा कि वो निकालो सामान वगैरह, यहाँ देखते हैं किसी जगह बैठते हैं, रात गुजारते हैं। तवा तो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन रोटियां पकाने को एक खातून तवे पर रोटियां पकाती, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो रात गुजारने की। इस दरसना में एक बस ड्राइवर है, तो मुझे कहता है तार साहब आप क्यों खड़े हो गए, आप जाएं। तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आया कि भाई एक इब्तला है, एक मुसीबत मुझे पड़ी है और ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने कहा जी मैं उड़ के चला जाऊँ। कहने के अच्छा एक काम करें, पहले उसने ऊपर से सामान जो हमने बांधा हुआ था कैरियर पे वो उतरवाया, उसके बाद हम उतर गए और उसके बाद मैं, सलजूक और वो ड्राइवर और शायद सुमैर था या कोई और, उनका जी इसको उठाएं। हमने कहा क्या? अब यकीन मैंने, आप ये तो नहीं करते कभी, आपने अपनी कार को उठा के देखा 4 बंदे, यू डोंट डू दैट। तो हमने उठाया तो वो एक आम जो पलंग होता है ना उतनी हैवी थी, तो हम उसको उठा के वो जो स्लाइड थी उसके मतलब अंदर कीचड़ में से गुजरते हुए दूसरी तरफ गए, उसके बाद सामान लाए और उसके ऊपर बांधा, पाँव वगैरह धोए और वहाँ से हम आज़म मानसेरा वगैरह हो गए। और इट वाज सो स्ट्रेंज कि वहाँ ट्रैफिक कोई नहीं आ रही थी उधर से, क्योंकि इधर लैंडस्लाइड थी। अब जब उन्होंने देखा, इन लोगों ने हमें बताया कि देखें आप जा रहे होंगे कि तो लोगों को गलतफहमी होगी कि ट्रैफिक खुल गई है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती है ना तो होटलों वोटलों पे ठहर जाते हैं, कोई इधर उधर हो जाता है कि जब खुलेगी चले जाएंगे। वो समझेंगे कि ट्रैफिक खुल गई, तो आपने उनको बताना है कि ट्रैफिक खुली नहीं। तो इसलिए जो पहला मुकाम आया जहाँ पे वो होटल था, रेस्टोरेंट, वहाँ लोग ट्रक वाले बैठे थे, उनको कहा, मैंने कहा भाई ये ट्रैफिक नहीं खुली, ये जो सुजुकी है FX, ये इसका कारनामा है, ये आ गई है, ये ऐसी हैरत अंगेज़। और पिछले दिनों एक साहब आए, वो ख्वाहिशमंद थे कि मैं उसे ख़रीदूँ, कहाँ है वो? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहने लगे जी मैंने खोज लगा लिया, पिंडी में कुछ आप चलाते हैं तो आपकी वाकफियत है। मैंने कहा नहीं। दैट मीन्स कि कितने साल हो गए, पता नहीं 40 साल हो गए। वो FX जो है ना उसमें शुमाल ने अपनी कोई ख़ास तासीर भर दी, अभी तक चल रही। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि ये सेगमेंट जितने लोग देख रहे हैं, अगर किसी के पास इस गाड़ी की मालूमात हो तो वो ज़रूर शेयर करें। कम से कम तार साहब को ये मालूम है कि कहीं पिंडी में है। और दूसरा ये है कि उस वक्त के जितने भी सफ़र थे वो बड़े कमाल हुआ करते थे। इब्तदाई हवाले से जब कराकोरम हाईवे बनी तो यकीनन मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन आज भी जिन लोगों ने उस कराकोरम हाईवे पे सफ़र किया है वो नॉस्टैल्जिया आपको कभी जान नहीं छोड़ता। वो आप हमेशा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, हमेशा वो एक अच्छी याद की सूरत में वो आपके साथ रहती है। चाहे उसके बाद आज के दौर की जो कराकोरम हाईवे है वो कहीं ज़्यादा आरामदेह और प्रेडिक्टेबल है एटलीस्ट। और दूसरा ये है कि आपके पास सवारी की शक्ल में बहुत अच्छी सवारियाँ भी अगर आ जाएँ तो भी उस वक्त के किए हुए सफ़र वो आपको कभी नहीं भूलते। और तार साहब यकीनन उनको ये सफ़र जो उन्होंने उस वक्त FX पे किया था, फैमिली के साथ किया था, वो शायद कभी नहीं भूल सकते। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है उसके खिलाफ आगाही तो दी जा रही है, मगर लोग अभी भी इस हवाले से कुछ अमल दरामद के लें या अवेयरनेस को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, गुरेज करते हैं। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जिसकी 2 अक़साम है, थैलेसीमिया माइनर और मेजर। ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और इस बीमारी के दौरान जो खून बनने का अमल है वो रुक जाता है। और मरीज़ के हवाले से अगर आपको बताए तो मरीज़ को खून लगवाना पड़ता है। थैलेसीमिया के बारे में आगाही हो, एहतियात हो, तदाबीर हो, बाकायदा इलाज हो, तो अगर इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको पता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से ना सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि मरीज़ काबिल ज़िक्र हद तक एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब ये हो रहा है कि ये ख़तरनाक मरज़ थैलेसीमिया, इसके शिकार बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि थैलेसीमिया के शिकार हैं और पाकिस्तान में हर 5,000 से ज़ायद जो हैं वो बच्चे थैलेसीमिया का मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं। ये बड़े ही ख़तरनाक नंबर हैं। थैलेसीमिया के बारे में आगाही, एहतियाती तदाबीर और बाकायदा जो इलाज है और इसकी पेचीदगियों से न सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि मरीज़ काबिल ज़िक्र हद तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने बात करनी है और हमारे मेहमान भी आज इसी हवाले से हमारे बिल्कुल मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर है सुंदस फाउंडेशन के। आपको पता है सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया के हवाले से बहुत अरसे से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और ऑन एंड ऑफ हमारे शो में इस हवाले से हम बात भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है आज और जिस तरह से हम सुंदस फाउंडेशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आगाज़ में जो स्टार्ट्स हम बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये एक अलार्मिंग स्टार्ट्स है। अगर एक 5,000 बच्चा इस मर्ज़ के साथ पैदा हो रहा है तो हर साल ऑब्वियसली आबादी भी बढ़ी है, दीगर मामलात भी बढ़े, तो रेशो में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया को लेकर आप क्या समझते हैं, किस तरह की अवेयरनेस है लोगों में और लोग क्या इसके हवाले से सीरियस हो रहे हैं? देखें, जिस तरह आपने बताया कि हर साल जो है 5 से 6 हज़ार बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया का मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। ये बहुत अलार्मिंग है और ये ख़तरनाक है। और ये तो वो हैं जो जिन बातों का या जिन अदाद शुमार का हमें इल्म है, लेकिन अदाद शुमार इससे ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो आगाही की कमी है और तालीम की कमी है लोगों में। लोग आपस में शादियां करते हैं, टेस्ट नहीं करवाते, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है थैलेसीमिया का। तो थैलेसीमिया को अगर हमने ख़त्म करना है अपने मुल्क पाकिस्तान से तो तमाम लोगों को जो है वो अवेयरनेस देनी होगी इस चीज़ की कि शादी से पहले जो है एक छोटा सा माइनर सा टेस्ट है जो कि सुंदस फाउंडेशन में भी मुफ्त होता है और मुख्तलिफ़ जगहों से ये टेस्ट करवाया भी जा सकता है। अगर ये टेस्ट करवा के हम एक बड़ी मुसीबत से, बड़ी आफत से बच सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम उससे बचें। तो हम आपके चैनल के ज़रिए, आपका चैनल जो है और आपका जो न्यूज़पेपर है हमेशा जो है किसी भी सिलसिले में आगाही जो है वो हमेशा जो देता है, उससे लोगों में अवेयरनेस भी पैदा होती है। बाकी चैनल्स को भी चाहिए और ख़ास तौर पे हुकूमत को भी चाहिए कि इस सिलसिले में आगे बढ़े और इस बीमारी का जो है वो तदारा करे, इसका ख़ात्मा करे। और इसका ख़ात्मा इसी सूरत में हो सकता है कि जब सबसे पहले टेस्ट करवाया जाए और जब शादी हो तो उसमें जो है वो निकाह नामे में जो है वो ये शर्त लिखी जाए कि इन दोनों जोड़ों ने जो है वो शादी में जो है थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया और ये क्लियर है तो अब इनका निकाह जो है वो होना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है वो हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो यानी नीचे से लेकर जो है ना इसको जो है ना वो आगाही दें। जिस तरह जो है वो मदरसे हैं, मसाजिद हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, टीचर्स हैं, हमारे जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं,
वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें हिस्सा लेंगे तो तब जो है इस बीमारी का जो है ख़ात्मा होगा और कानून बनाया जाए और कानून पे सख्त जो है अमल दरामद कराया जाए। साइप्रस वगैरह, ईरान वगैरह जिन ममालिक में जो है ये हमसे भी ज़्यादा जो है वो थैलीसीमिया का जो है वो केसेस जो ज़्यादा थे, उन्होंने कानून पे अमल दरामद करवा के टेस्ट जो है वो शादी से पहले जो है वो करवा के जो है इस पे जो है इस मर्ज पे काबू पा लिया है। सुंदस फाउंडेशन क्या कर रही है इस मर्ज को लेकर? आपकी कंट्रीब्यूशन वैसे हमें तो मालूम है, लेकिन मैं नाजरीन के लिए मैं आज के दिन की मुनासबत से जो है वो अपने मरहूम चेयरमैन मुन्नू भाई का भी जिक्र करना चाहूँगा कि मुन्नू भाई ने हमेशा जो है वो इन थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, हेमोफीलिया के बच्चों के लिए और उन्होंने माओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत काम किया अपने कॉलम के ज़रिए, अपने ड्रामों के ज़रिए और आखिरी जब आखिरी सांस तक जो है वो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए काम करते रहे। उन्होंने जो है वो एक सुंदस फाउंडेशन में सन मैक के नाम से जो है एक लैब जो है वो बनाई जिसमें जो है थैलीसीमिया का जो है वो टेस्ट किया जाता है, मुफ्त किया जाता है। हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ब्लड कैंप्स भी लगाते हैं और साथ साथ ये आगाही के कैंप भी लगाते हैं। वहाँ पे जो है ना लोगों को ये तालीम देते हैं कि आप आएँ और आप जो है सुंदस फाउंडेशन में थैलीसीमिया का शादी से पहले टेस्ट करवाएं ताकि जो है इस बीमारी का ख़ात्मा किया जा सके। इसके साथ साथ सुंदस फाउंडेशन जो है वो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों का इलाज और मुआवजा करती है खून और इज़ाए खून के ज़रिए और इनको अद्वियात जो है मुहैया की जाती हैं और ये सब कुछ जो है वो हमारे ब्लड डोनर्स जो हैं और मुखैर हजरात जो हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, तो तभी ये सारी चीज़ें जो है मुमकिन हो सकती हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो है मुन्नू भाई का ख्वाब था कि एक जो है पर्पस बिल्ड जो है हॉस्पिटल बने, तो हम इंशाअल्लाह ताला चंद माह में जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा। मुन्नू भाई के जो है वो ख्वाब को ताबीर देने जा रहे हैं जिसमें न सिर्फ थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों का बल्कि हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों का भी इलाज होगा और एक छत के नीचे होगा। उसमें जो है थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि जो इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो इलाज ये है कि जो है शादी से पहले जो है वो टेस्ट किया जाए और ऐसे बच्चे जो है वो पैदा ना हो। और दूसरा जो है इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और लेकिन वो जो है बहुत महंगा इलाज है, वो उसकी कीमत जो है तकरीबन 40 से 50 लाख है। तो वो भी सुंदस फाउंडेशन जो है यहाँ पे मुखैर हजार देता है। मुमकिन है जो शादी से पहले होना है और क्या माँ बाप दोनों का होना है, माँ का होना है या जब हामला है तब होना है, इसकी क्या डिटेल्स? नहीं है, ये दोनों असूली तौर पे तो दोनों का होना चाहिए और दोनों जो है वो कैरियर नहीं होने चाहिए, तो तब उन्हें जो है वो शादी करनी चाहिए। और अगर उसमें से जो है एक है, डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि एक है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक भी है तो ना करे ताकि उसमें जो है ना कोई चांसेस जो ना रहा, रिस्क ही ना हो। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच शुक्रिया एहसानात कि आपने हमें ज्वाइन किया। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे बहुत इसके हवाले से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसके हवाले से तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको अगर पता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि आप आने वाली जनरेशंस को भी इससे बचा सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट है वो आप करा लें तो उससे बहुत सारे मसाइल शादी से पहले आप एक टेस्ट करवा लें ताकि दोनों दुल्हन दूल्हा उनको मालूम हो कि वो कैरियर नहीं है, तो उससे जो औलाद पैदा होगी फिर वो महफूज होगी। दोनों में से एक भी अगर कैरियर है तो वो अपने आप को ठीक करने तक यकीनी तौर पे इस रिश्ते के अंदर ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात करते रहेंगे। सुंदस फाउंडेशन की बड़ी खिदमात हैं, आप इनकी हेल्प भी ज़रूर कीजिए जहाँ पे इनको ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, बात करेंगे कराची आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। तो आपको पता है कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई इवेंट वहाँ पे चलता रहता है और इसी में जो अदाकार हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनको बेहतर से बेहतर रहनुमाई भी मिलती रहती है। मगर अब जो सदर हैं कराची आर्ट्स काउंसिल की, उनकी कोशिशों से जो एक्टर्स हैं उनकी स्टेज पर बेहतर जो टेक्निक है उसको बेहतर करने के लिए, पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद हो रहा है। इसमें जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको स्टेज पर एक्सप्रेशन और ख़ास तौर पर जो कह लेना हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उस पर खासी तवज्जो दी जा रही है। और इसी हवाले से एक वर्कशॉप को हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो लोग मौजूद हैं इस वर्कशॉप में जी अमेरिकन थिएटर आर्टिस्ट हैं, शी इज़ अ टीचर है ना, वो ट्रेनिंग करवा रही हैं और मुख्तलिफ स्टेज आर्टिस्ट को ये जो जज्बात का इजहार है, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बहुत ट्रेनिंग दे रही हैं। फिजिकल थिएटर आर्टिस्ट क्या होता है और ये किस तरह से आर्टिस्ट की
शख्सियत पे काम करते हैं, इसी हवाले से आज हम एग्जैक्टली हमारे साथ हना गफ मौजूद है। उनका तारुफ बड़ा लंबा चौड़ा है जो हमने देखा है, बहुत ही कमाल तरीके से अपने आप को लेकर चल रही हैं जी। ये प्रोग्राम डायरेक्टर है थेरेपेटिक हॉस्पिटल क्लाउन विद द मेडिकल क्लाउन प्रोजेक्ट, उस पर सर्व कर चुकी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर ये लोगों को हंसाने का काम करती हैं। जो दुनिया के अंदर इस वक्त हथियारों की दौड़ है या खफगी का माहौल है, उसमें दुनिया के अंदर खुशी फैलाने की कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ जो सर्कस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड हैं। कियारा हमारे साथ हैं तो हम लाइव उनके साथ बात करेंगे। विद दैट हमारे साथ जीशान साहब मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है थिएटर के कराची के अंदर, और उनसे हम पूछेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चल रहे हैं। इनकी भी बड़ी सर्विसेज हैं, ओवर 15 ईयर्स ये एसोसिएटेड है इस काम के साथ। सो इन दोनों शख्सियात से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो कि हाना हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ गेस्ट, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू हाना। आई होप यू डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। हाउ आर यू डूइंग? I hope you can hear us, Hana. Can you hear us? I can hear you, yeah. All right. I hope you're doing great, and it's such a pleasure to have you. When I was actually reading the profile that you have, it was so amazing. First of all, just let us know about your experience, how you experienced the overall atmosphere here in Pakistan and Karachi in particular. Oh, it's been great. I'm really enjoying my time here. Everyone I meet is warm and welcoming, and I've had a chance to work with the students as well. That's amazing. Hana, tell us about your work. How do you train stage artists regarding the expression and how to perform on the stage? Tell us about your work. You have been working with a great organization and a lot of organization in states as well. Yes, so the work that I do is called physical theater. So it's a different form of making theater where you start with the body and you create characters, you tell stories coming in through the body and letting that out versus potentially coming in through your head psychologically and creating a character through thinking. That's really great. जीशान साहब, हाना से हम विल गेट बैक टू यू हाना। जीशान साहब आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक तो ये कि इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या माइंडसेट था, क्योंकि एक तो एक्ट थ्रू योर बॉडी, योर एक्सप्रेशन ऑन स्टेज। आई बीन थ्रू फ्यू ऑफ द थिएटर्स एंड मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ आर्ट्स दैट एनी आर्टिस्ट परफॉर्म्स। तो इसके पीछे क्या माइंडसेट था, और आपको लगता है कि क्या ये भी इतना इम्पैक्टफुल होता है, द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट थ्रू योर डायलॉग्स, क्या बॉडी एक्सप्रेशंस के जरिए वो इम्पैक्ट आ सकता है व्यूअर्स के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर? जी यकीनन। थिएटर चूंकि एक ऐसा मीडियम है जहां क्लोज शॉट नहीं होता है, आप मुसलसल जितनी देर भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो विजिबल है। तो यहाँ पर ये एक रिक्वायर्ड एलिमेंट है कि जो अदाकार है वो स्टेज पर अपने मुकम्मल जुस्से के साथ लम्हे में मौजूद हो और अपनी तमाम तर हिस्सियात का इस्तेमाल कर वो काम करे स्टेज के ऊपर। तो इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ 3 साला प्रोग्राम है थिएटर आर्ट्स का, जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट एंड यूजिंग योर बॉडी। लेकिन चूंकि अहमद शाह साहब जो हैं आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, उनका विजन भी यही है कि हमें मुसलसल अपने करिकुलम को एडवांस करना है, हम आहंग करना है जो दुनिया भर में प्रैक्टिस चल रही है उसके साथ। तो उसी सिलसिले में अहमद शाह साहब की कोशिशों के नतीजे में वो फुल ब्राइट के इस प्रोग्राम के ज़रिए मिस हाना गैफ को यहाँ लाए हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इनकी क्लासेस को। अच्छा ज़ीशान साहब, आपने भी खुद भी बात की कि आप लोग इस हवाले से फोकस्ड हैं। हम स्पेसिफिकली अगर इस वर्कशॉप की भी बात करें, इंटरनेशनली थिएटर को बहुत रिकग्निशन भी है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो पहले थिएटर से गुजर के अपनी जो कह लें दीगर चीज़ों की जानिब, दीगर फॉरम्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन ट्रेनर्स हैं उनको लाना और यहाँ पे जो ऑलरेडी थिएटर वाला एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, आपको क्या लगता है कि हमारा जो
कैलिबर है, ऑब्वियसली हमारे पास इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, क्या वो मैच करता है उन लोगों से और इंटरनेशनली भी हमें वो रिकग्निशन मिल रही है हमारे थिएटर आर्टिस्ट को? जी देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग की का सवाल है तो जो हमारे पास स्टूडेंट का इनटेक आता है वो बड़े क्यूरियस माइंडेड पहले से आने से पहले से मौजूद होते हैं वो, तो ये बड़ा फर्टाइल ग्राउंड रहता है हमारे टीचर्स के लिए, वो बआसानी उनके साथ काम कर सकते हैं। और ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम स्टूडेंट्स को शायद वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सकें कि वो किसी दूसरे मुल्क जाकर ट्रेनिंग हासिल करें, तो यही विजन था कि क्यों ना ऐसा हो कि हम बाहर से मुसलसल, और ये इब्तिदा है, इसके बाद उम्मीद यही है कि ये एक सिलसिला बनेगा और हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को मदऊ करेंगे हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि अब कुछ अरसे से थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो मैं लोकल टेलीविज़न पे नोटिस कर रहा हूँ, हमारे ड्रामों वगैरह में भी उनको चांस मिलना शुरू हो गया है और वो बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली आई थिंक वो जो बाहर जा सकेगा और किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम कर सकेगा, तो वैसे वैसे उनको रिकग्निशन मिलती चली जाएगी। Right. So Anna, getting back to you, first you have told that you're having good time in Karachi. But my second, it's not actually a question, it's kind of a request I can say, that can you really somehow give us a little bit tutorial that how you actually like to train to the students when they want to learn something? I mean, if really want you to express something through the expressions on our screen right now, so how would it be? I mean, I just want this to be conveyed to the students or to the people who might be watching you across Pakistan. So if there is something you can do a bit for us over here. Of course, I can explain a little bit. So physical theater is a really broad kind of category of theater work. In the workshops at the Arts Council, I'm focusing on how to, these students already have training. It's a 3-year training program. So I'm trying to bring in the element of how to really listen to your body so you can be more responsive on stage, more real in your character. How do you develop a character using your body so that it's more believable? How do emotions, when we have emotions, they come out of us, our body changes. So how to recognize that and really convey that on stage. We'll be doing some clowning, some physical comedy, some acrobatics, different forms that really give access to the body, and hopefully they can fold it into the work they're already doing and just be bigger on stage and on screen and more full in their character. So how did you find the audience? Because when we visit, when we roam around the world, we see mostly people are smiling. They got somehow better lifestyles. They have got less problems. You're one of the cities in Pakistan that has got a lot of problems. I mean, people are not so happy with so many things. So is it kind of easy to make the people of Karachi laugh, or is it easy to convey to the students that how you have to act and how to make people laugh, or you find it difficult than other cities of the world? Oh, the beautiful thing is it doesn't matter who you are or what your situation is. We're always just waiting for permission to laugh, to feel joy, to be playful. And in some cases it may be that you do need that permission. So no, there's no hesitation. It's the students have a great sense of humor, and yeah, it's just right there. We just need that permission and invitation, and then. And we can connect more deeply too when we're open and laughing. So. Lovely. Zishan साहब, जिस तरह अभी हाना ने बोला कि यहाँ पर लोगों को हंसने के इंटरटेनमेंट के मौके अनफॉर्चुनेटली बहुत कम मिलते हैं, और अगर थिएटर पे आप लाइव एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी एक एंगेजमेंट का होना ऑडियंस का और उनका रिस्पॉन्सिव होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस हवाले से आप भी कमेंट कीजिएगा.
जी हाँ, हमारे पास शायद दुनिया के चंद ममालिक और हैं जहाँ पर थिएटर का कल्चर हमसे ज़्यादा मजबूत और पुराना और बड़ा है, लेकिन होपफुली अब यहाँ पर भी ये एक वायबल के तौर पर इमर्ज कर रहा है, स्पेशली कराची में। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ थिएटर प्लेज स्टेज किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो एक ऑडियंस का रुझान भी बनना शुरू हो गया है और वो जो थिएटर को एक्सपीरियंस करता है वो यकीनन इस फ़र्क को समझना शुरू हो जाता है कि थिएटर का जो लाइव एक्सपीरियंस है वो बहुत ही यूनिक है। वो दूसरे मीडियम्स आपको नहीं देते उस तरह का एक्सपीरियंस, क्योंकि अदाकार इन पर्सन लाइव ऑन स्टेज मौजूद है। जो कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने उसी वक्त हो रहा है, और ये एहसास जो है एक ना जाने वाला एहसास है। ये आपको बार बार मजबूर करता है कि आप इस एहसास को दोबारा हासिल करें अगले किसी थिएटर प्ले। मेरे ख्याल में जी मेरी भी ज़िंदगी की बेहतरीन चंद एक मेमोरीज में से एक ये जो थिएटर्स को देखना है, और दुनिया भर के अंदर तो खैर जैसा कि अरमला ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा इसको वक़्त दी जाती है। जान साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एक तो ये कि आप ज़रा जो लोग देख रहे हैं ख़ास तौर पे कराची के इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर और मिस हैना की प्रेजेंस को लेकर कुछ उनको कहना चाहें, देन आई विल टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हैना एज़ वेल। हमारा आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में थिएटर का डिपार्टमेंट है जहाँ पे 3 साल प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर इस ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर तो हमारा 3 महीने का होता है, लेकिन 1 महीने के लिए हैना मूवमेंट फिजिकल थिएटर का वर्कशॉप दे रही है हमारे स्टूडेंट्स को। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ रजिस्टर इन द प्रोग्राम एंड होपफुली Hannah will have a great experience with us. She would want to come back later on and engage with us for a longer time. I hope कि वो हमारे यहाँ पूरे trimester के लिए होती। तो हम चाहते हैं कि if we conclude, Hannah, by seeing your profile, it looks like that you prefer people to be more into the clowning phase rather than being that serious or getting more tense towards life. Is it so? I'm sorry, can you say that again? No, my question is that it seems that you like people to be more that on clowning side, I mean the lighter side of life, rather than being so serious and tense towards life. It looks like by your profile. Your last words in this conversation. So I actually have an acrobatic theater company as well, and we tell really powerful, deep stories about grief and loss. So I just love human emotion and the depth of our experience. But I do find that laughter opens us up to all of it. It's an easy way in because we're always ready. So if we're able to find the laughter, we become more open, and then there's more space to tell stories that have depth of maybe some of the harder emotions. So but true. Yes, I just love the human. You love human. Oh, that's amazing. Thank you very much for your presence, Hannah. It was lovely having you on show. Zishan साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, and we wish you very best of luck for this workshop. थिएटर में पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इस तरह की एक्टिविटीज़ की, और कराची आर्ट्स काउंसिल तो इस हवाले से बहुत काम कर रहा है। आपकी मुलाकात करवाई, और अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।